जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 28 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स हम लोग कवर अप करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर। और ज्ञान सर का गाइज स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस को जरूर ज्वाइन करिए। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बेस्ट बैचेस हैं आपके लिए यहाँ पर। और इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ से भी तैयारी करो, तुरंत फोन घुमाओ और आज ही जो है वो बैच को ज्वाइन करो अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड प्रिपरेशन जो है वो आपकी करवाई जाती है। और ये है आज के टॉपिक, बहुत ही धमाकेदार टॉपिक्स हैं गाइस आज के, मजा आ जाने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा, बट उससे पहले फटाक से पेन और पेपर लेकर आ जाओ, क्योंकि टॉपिक्स के दौरान मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा जो आपको नोट डाउन करना है। एंड मैंने आपको बोला था कि संडे वाले दिन एक एक्स्ट्रा क्लास जो है वो मैं आपकी कंडक्ट करूंगा प्रीवियस टॉपिक्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली कल मुझे थाने जाना पड़ गया और वहां पर थोड़ा ज्यादा जो है वो टाइम लग गया। बिकॉज मैं आपको काफी सारी चीजें बताता ही रहता हूँ कि कभी कई बार कुछ लोगों से मिलना होता है, बट कल जो पर्पस था वो बेसिकली थोड़ा एग्रेसिव वे में गया था मैं थाने। हमारे घर के सामने कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो कई बार रात में 12-1 बजे के बाद जो है वो यहाँ पे शराब वगैरह पीते हैं। अब सुबह बॉटल्स वगैरह दिखती थी मुझे जब मैं दौलत को लेकर जो है वो घुमाने जाता था, सामने एक ग्राउंड है, तो बॉटल्स दिखती थी। तो मैंने कहा, 2-3 बार मैंने ऑब्जर्व किया, कैमरे में चेक करने की कोशिश करी कौन है कौन नहीं है। तो मैंने सोचा यार, मैंने कहा पुलिस वालों को इन्फॉर्म करना जो है वो जरूरी है। क्योंकि देखो, अभी बीच में एक वारदात भी हो गई थी घर के पास जो है वो हो गए थे। मैंने आपको बताया था ना कि पुलिस की मैंने हेल्प जो है वो करी थी सीसीटीवी से क्रिमिनल को फाइंड आउट करने में। हालांकि रिकवरी हो गई है, क्रिमिनल मिल गया है। तो कई बार पुलिस जो है वो खुद जो है वो आती है, बातचीत होती है, क्योंकि पहचान के काफी सारे लोग हैं ना यार। आप ही लोग हो, आप आगे चल के जो है वो डीएसपी वगैरह बन जाओगे, मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी किसी मैटर पे आपको जरूरत पड़ेगी मेरी, तो इस तरीके से तालमेल चलते रहते हैं। फिर ये हुआ था मेरे घर के सामने, एक व्यक्ति ने गाड़ी से जो है छोटे से पिल्ले को कुचल दिया। और इतने बेरहम लोग हैं यार, मतलब दिल ही नहीं है लोगों के पास। पिल्ले को कुचलने के बाद जो है वो रुका तक नहीं वो बंदा। तो फिर बहुत सारी चीजों के बारे में बातचीत करनी थी मुझे टीआई मैडम से, तो उनसे जो है बातचीत हुई है। चलिए, मैं आपको क्या बता रहा था कि आपके पहले मैं कमेंट्स जो है वो देख लेता हूँ और उसके बाद फिर हम टॉपिक्स को जो है वो कवर अप करेंगे। दिग्विजय जी का आंसर आया, बहुत बढ़िया। फ्यूचर ब्यूरोक्रेट कहाँ गायब हो गए थे भैया, बहुत दिनों बाद आंसर दे रहे हो, रेगुलरिटी मेंटेन करो। आयुष गुप्ता, बहुत बढ़िया। आयुष गुप्ता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टास्क कहाँ से पढ़ने हैं, आंचल ने पूछा है। तो आंचल जी देखो, टास्क के लिए कुछ मत करो, सभी लोगों को मैं बोलूंगा। मैं आपसे कई बार बोलता हूं ना कि ये फलाना टास्क जो है वो आपका है, निपटाओ इसको। अगर उसका अच्छा कंटेंट चाहिए आपको तो आप भले ही स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, वो जैसे कोई टॉपिक जो है वो लिखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं एफएटीएफ, है ना। एफएटीएफ आपने डाला और एफएटीएफ डाल के उसके आगे डाल दो यूपीएससी, तो आपको बेस्ट टॉपिक जो है वो एफएटीएफ का बेस्ट कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। बाय द वे, एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं किसको पता है। ठीक है, आंचल समझ में आ गया। मैं वैसे हालांकि कई बार बता भी चुका हूँ। वेरी गुड दीप शिखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अमित जी, बहुत बढ़िया। ईशा ठाकुर, बहुत बढ़िया। श्वेता यादव, बहुत शानदार। शगुन सिंह, पायल भारती, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। निहारिका श्रीवास्तव, प्रीति मिश्रा, बहुत बढ़िया। और मुझे आयुष गुप्ता ने एक और द हिंदू के बारे में लिखा था, हाँ। पहले द हिंदू एडिटोरियल नहीं यार, द हिंदू एडिटोरियल इसी के साथ, इन्हीं टॉपिक्स के साथ आर्टिकल्स हम जो है वो मिक्स जो है वो करते हैं। राइट, नहीं यार। अब देखो क्या होता है कि मेरे पास जो कंटेंट जो आता है ना टीम की तरफ से यहाँ पर, तो वो कंटेंट जो है मुझे पढ़ाना जो है वो रहता है, और अच्छा कंटेंट है आपके लिए। बाकी अलग से आपको कुछ और जो है वो करने की आवश्यकता नहीं है। ये दिस इज मोर देन इनफ, क्योंकि इसमें ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट होगी कि मजा आ जाने वाला। अब देखो, फालगम अटैक के बारे में तो सभी को पता ही है यार। ये पहलगाम अटैक के बारे में, सॉरी। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। तो उस अटैक में आज जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, जम्मू कश्मीर के इस अटैक के बारे में, पहलगाम अटैक के बारे में, अब ये ऐसी चीज है जो कॉमन मैन को नहीं पता होगी। और ये चीज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब जो चीज आपको समझ में आएगी, वो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अभी जितने भी न्यूज मीडिया पे, व्हाट्सएप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं, वो आपको नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि यहां पर हम वो चीज पढ़ाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काम की होती है। आइए, बिना समय वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर, लेट स्टार्ट। तो पहलगाम टेरर अटैक 2025 का सबसे भयानक टेररिस्ट अटैक हम लोग को जो है वो देखने को मिला। टूरिस्ट को जो है वो टारगेट किया, ये बात सभी को पता है। यस, कम ऑन।
23 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के पहलगाम में एरिया में एक डेडली टेररिस्ट अटैक हुआ। अटैक एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बाईसारन मीडोज में हुआ था, जहां टेररिस्ट ने ऑटोमेटिक और स्मॉल आर्म्स का उपयोग करके अराउंड 40 टूरिस्ट के ग्रुप पर अटैक किया। इस हमले में कम से कम 28 लोगों की जो है वो जान चली गई है और काफी लोग इंजर्ड हुए हैं। क्या था इस अटैक के पीछे का मेन मोटिव? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर बताना। राइट, अगर वीडियो को पॉज करके अभी बताओगे तो और क्लैरिटी आपको रहेगी। तो ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता है, ये फैक्ट्स से रिलेटेड अगर आपको चीजें जो है वो लिखनी है तो ये चीज अपने नोट्स में जो है मेंशन कर लीजिए, जो चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ। तो ये चीज आप अपने नोट्स पर जो है वो लिखिए। एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसका नाम वगैरह भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आने वाले समय के आप अधिकारी हैं तो आपको एग्जैक्ट लोकेशंस वगैरह पता होनी चाहिए। इनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स और छोटे छोटे पिस्टल वगैरह ये सब चीजें थी। ठीक है, इन लोग को लगा कि ये फॉरेन मिलिटेंट्स हैं। जो जिन लोगों ने देखा उन्होंने बताया कि ये लोग जो थे ये आर्मी की ड्रेस में जो आए थे। तो ये चीज तो आप सभी लोग को पता लगी गई होगी और ये भी पता लग गया होगा कि ये लोग किस प्रकार की हरकत जो है वो कर रहे थे, कि लोगों से जो है बोल रहे थे कि कलमा पढ़ो, अगर नहीं पढ़ पाओगे तो मार दिए जाओगे, है ना। ऐसा था। आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वो टारगेट किया, हेट बढ़ाने के लिए। अब बात जो बता रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना। अटैक एक हाई प्रोफाइल जियो पॉलिटिकल टाइमिंग पर हुआ है गाइस। इस समय इंडिया के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट थे। इंडिया में यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट थे और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया की विजिट पर थे, जिसके बारे में परसों पढ़ाया था मैंने आपको। टेररिस्ट आर्मी की यूनिफॉर्म में थे, ये बात तो आपको पता है, बट हाई प्रोफाइल विजिट के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये एक स्ट्रेटेजिक टाइम पर अटैक हुआ, जिस समय देखो यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया आए हुए थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट यहाँ पर अवेलेबल थे ही नहीं। तो बहुत ही कैलकुलेटिव टाइमिंग पर ये चीज जो है वो, ये एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया में, वहां पर यहाँ पर टेंशन क्रिएट हुई। दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर। तो सोचो कितनी, मतलब किस समय पर इन्होंने बिल्कुल सोची समझी टाइमिंग थी। ऐसा नहीं था कि रैंडमली कभी भी इन लोगों ने जो है अटैक कर दिया। रैंडम अटैक नहीं था, ये बिल्कुल सोचा समझा, बिल्कुल डिसाइडेड था कि इस दिन अटैक होना है। तो ये बिल्कुल डिसाइडेड उस पर टाइमिंग पर जो है अटैक था, सोची समझी जो टाइमलाइन थी उसके ऊपर बेस्ड ये अटैक था। टेररिस्ट आर्मी की यूनिफॉर्म में थे साले, और रिलीजियस टारगेटिंग हुई, जहां आप जानते ही हो कितनी घटिया हरकत इन्होंने जो है वो कर दी। लोगों के बीच में नफरत फैलाने वाली हरकत करी है इन लोगों ने। जो विक्टिम्स थे उनका नाम और इस्लामिक वर्सेस रिसाइट करने को बोला गया। उनको पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। इवन शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, मतलब यू नो अबाउट खतना, है ना, सभी को पता है खतना के बारे में। अनड्रेस किया गया था वहां पर लोगों को, चेक करने के लिए कि वो किस रिलीजन के हैं। सोचिए आप, कितनी गलत बात है। घिनौनी हरकत ये तो, घिनौनी, घटिया लोग हैं। और लोग क्या, इन लोग का खुद माइंड वॉश्ड है। जो लोग ये चीज करा रहे हैं वो बहुत पावरफुल लोग हैं, ये बात आप भी जो है वो जानते हैं। इन लोग के हाथ में तो बंदूक जो है पकड़ा दी जाती है, ब्रेन वॉश जो है वो कर दिया जाता है। पूरा खेल अपब्रिंगिंग का होता है, पूरा खेल। आपका ब्रेन वॉश तभी होगा जब आपकी अपब्रिंगिंग सही नहीं होगी। इसलिए तो बचपन से ये लोग पालने लगते हैं एक आदमी को, इसको बड़ा करके टेररिस्ट ही बनाना है। अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी TRF ने ली, द रेजिस्टेंट फ्रंट ने। लिख लेना भैया, TRF, जो कि पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा की एक एफिलिएट है, एक सब ग्रुप आप कह सकते हो पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा का। TRF, इसने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये भी लिखेंगे आप। अटैक का जस्टिफिकेशन दिया गया डेमोग्राफिक चेंजेस के अपोजिशन में, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट। पता है आपको ये वाली चीज? इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और ये कहा कि हमने अटैक जो है वो इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे चक्कर में यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज जो है वो आ रहे हैं। मतलब कि वहां पर लोग जो है बाहर के जो है वो
जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस छीना गया था ना, तो ये जस्टिफिकेशन दिया गया कि वहां के लोग जो है वो और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए। ये गलत जस्टिफिकेशन था। इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि इंडिया के अंदर जो है वो दहशत क्रिएट करनी है और आपस में ही लोगों को लड़वा देना है रिलीजन के नाम पर। इसलिए हेट जो है वो बढ़ रही है। हेट बढ़ने का रीजन ये है कि लोग चिंगारी जो है वो दे रहे हैं, और हमारे यहाँ के जो कॉमन मैन है वो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, और आप आने वाले समय के अधिकारी हैं। हमारे यहाँ पे आप देख रहे होंगे गाइस, अब देखो इस बात पर हो सकता है कि मुझे काफी सारे लोग गलत लें, बट अगर आप एक अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज सोचोगे ना, तो आपको ये चीज गलत नहीं लगेगी। कई सारे पोस्ट आपने देखे होंगे, लिखा होगा तुम लोग बस सेक्युलरिज्म जो है वो करते रहो और ये लोग अपनी मनमानी करते रहे एक स्पेसिफिक रिलीजन के ऊपर। क्या ये बात सही है? क्या आपको नहीं लग रहा कि ये सोची समझी साजिशें हैं लोगों का माइंड वॉश करने की, लोगों को भिड़वाने की? नहीं लगता? क्या नहीं लग रहा कि पहले तक के कंपैरिजन में आज की डेट में हेट, नफरत जो है वो बढ़ती जा रही है रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या ये बढ़ रही है अपने आप या फिर जानबूझ के बढ़ाई जा रही है? दैट इज द क्वेश्चन। आप एक अधिकारी हो, आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, समझो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, आपके सामने दो रिलीजन के लोग आए, एक्स और वाई। एक्स रिलीजन आपका है, तो क्या आप सिर्फ सपोर्ट करोगे एक्स रिलीजन को, वाई रिलीजन को बोलोगे निकल यहां से भग? वो दो लोग आए आपके पास शरण के लिए कि सर मेरी जान को जो है वो खतरा है, मुझे बचा लो। आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हो, सामने वाला जो है वो व्यक्ति वो भी सेम रिलीजन से बिलोंग करता है, तो आप सिर्फ क्या उसको सपोर्ट करोगे, दूसरे को नहीं करोगे? क्या है आपका आंसर? आप उस पोजीशन पे गए हो जिस पोजीशन पर आपको मेनली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, शांति मेंटेन करनी है। आपके लिए इंडियन सिटीजन इज इंपॉर्टेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट, इंडियन लॉ इज इंपॉर्टेंट, एंड मेरे अकॉर्डिंग अबव ऑल ह्यूमैनिटी इज इंपॉर्टेंट। अब एक मैं आपके सामने सिचुएशन रख रहा हूं, ठीक है, बात ध्यान समझना। आप आईपीएस हो, एक मिशन में हो, आप एक मिशन में जा रहे हो। आपने एक टेररिस्ट का घर जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया। आप घुसे अंदर, टेररिस्ट के सर पर गोली रखी और चला दिया आपने, उड़ा दिया टेररिस्ट को। दैट इज वेरी गुड, कि आप यही होना चाहिए टेररिस्ट के साथ। वहां पर उसका एक छोटा सा 8 साल का बच्चा, 8-10 साल का बच्चा, वहां पर एक और व्यक्ति था जो वहां का लोकलाइट था, जो आपके साथ ही था, क्योंकि उसने उसकी हेल्प से जो है आपको उसका घर मिला। होता है ना मुखबिर लोग जो आपको हेल्प करते हैं, लोकलाइट्स लोग। तो उस लोकलाइट ने बोला कि इस बच्चे को भी उड़ा दो, टेररिस्ट की औलाद है साला, जड़ी खत्म करो। व्हाट विल बी योर डिसीजन? क्या उस 8 साल के बच्चे की सर पर पिस्टल रख के उड़ा दोगे आप, या AK-47 रख के, ठीक है, बोलोगे सर AK-47 तो दे दो हमें, दे दी, छल्ली कर दोगे उसकी खोपड़े को? कमेंट बॉक्स पे आपका आंसर चाहिए। या आपका नेक्स्ट मूव अब क्या होगा? थिंक लाइक एन ऑफिसर, डोंट थिंक लाइक एन इडियट। नेक्स्ट, तो समझे आप, TRF इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जस्टिफिकेशन ये दिया, बट हमें पता है जस्टिफिकेशन क्या है। एग्जाम के रेलिवेंट पॉइंट्स, आर्टिकल 370 हटने के बाद ये सबसे बड़ा अटैक है टूरिस्ट पर। पॉइंट नंबर 1 ये बताता है कि टेररिज्म कश्मीर में अब भी एक परसिस्टेंट थ्रेट है। अभी भी टेररिज्म का इशू कश्मीर में है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, याद है आपको, हमें देखने को मिला था सन 2000 में बहुत ही एक खतरनाक जो है वो घटना जो है वो घटी थी, चित्ती सिंहपोरा हत्याकांड, सन 2000 का। पढ़ना इसके बारे में, दैट इज अ टास्क फॉर यू। टाइप करना, देखना इसके बारे में क्या हुआ था उस समय। तब भी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की विजिट के टाइम पर यह हत्याकांड हुआ। पैटर्न सेम है, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इवेंट्स के टाइम पर डीस्टेबलाइज करना चीजों को, जिससे कि इंडिया में डिप्लोमेट्स आने से डरें, या मैसेज जो है वो ग्लोबल लेवल पर पहुंचा दिया जाए कि इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री। क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? बहुत सिंपल है बॉस आंसर।
इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। क्या इसके पीछे इनका कोई रिलीजियस मकसद है? नहीं, कमर्शियल मकसद है, स्ट्रैटेजिक मकसद है। इंडिया जब डिस्टेबलाइज होगा तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फायदा होगा, चाइनीज गवर्नमेंट को फायदा होगा। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होता हुआ गुजरता है। देयर आर मेनी फैक्टर्स, मेनी फैक्टर्स, और जिन फैक्टर्स के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, दीज पीपल आर एरिस्टोक्रेट्स, जो ये सब चीजें कराते हैं। ये सब तो पिल्ले हैं, बट इनको भी अटैक करना जरूरी है। समझे आप? तो अटैक एक सोची समझी कोशिश थी टू अट्रैक्ट ग्लोबल अटेंशन और इंटरनेशनल इंटरवेंशन प्रोवोक करना, कि अब यहां पर जो है वो मीटिंग जो है वो शुरू हो जाए दोबारा से। ध्यान जो है वो उस चीज पर आ जाएगी, टेररिज्म को खत्म करना है, टेररिज्म को खत्म करना है। और दूसरे जो मुद्दे हैं चाइना को काउंटर करने के, वो उससे ध्यान हट जाए। कुछ याद आ रहा है? लगातार डिस्कशन चल रही है, क्वाड मीटिंग, ये मीटिंग, वो मीटिंग। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, क्लाइमेट चेंज पर फोकस करो, हाँ, ट्रेड जो है उसको एथिकल बनाओ। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी नेसेसरी अकॉर्डिंग टू टाइम। ये चीजें जरूरी है टाइम के अकॉर्डिंग। बट हर चीज में पीछे छुपा हुआ मुद्दा इस रीजन में क्या था? कि चाइना जो एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है उसको करना है काउंटर। एंड यू नो वेरी वेल, चाइना पाकिस्तान का कोलैबोरेशन। सो यू ऑल्सो नो अबाउट इट कि इसके पीछे कौन कौन लोग हो सकते हैं। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी, जो आपको पढ़ना है। जो चीजें लिखित में आपको बिल्कुल सामने नहीं मिल जाएगी, ये इसके पीछे, वो उसके पीछे। और ना आप आगे ऑफिसर बनने के बाद ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स दोगे। आपको पता है कि बैकग्राउंड में कौन है। हम भी जानते हैं कि तुम जो हमसे मिलने के लिए आए हो, हाथ आगे बढ़ा रहे हो, तो एक हाथ तुमने आगे बढ़ाया, पीछे तुम्हारे खंजर है। बट हम उस खंजर को ही पकड़कर तुम में घोपने की औकात रखते हैं। बट हम करेंगे नहीं, चेहरा मुस्कुराते रहो। बट सामने वाले का इंटेंशन क्या है वो समझो। तो बोलोगे सर डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं करना? दिस इज द डिप्लोमेसी भाई। कई बार आप ऐसी मूवीज जो है वो देखते हो, तो मूवीज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मत देखा करो, उसके पीछे का जो स्ट्रेटजी है उसको भी देखा करो। कई केस में अक्षय कुमार की कितनी मूवीज आई हैं, जिसमें बेबी थी मेरे ख्याल से मूवी, मिनिस्ट्री होम होम अफेयर्स मिनिस्ट्री में बैठकर क्या डिस्कशन चल रहा था कि सर अगर कुछ, अगर ये पकड़ा जाता है बाहर तो ये हमारा आदमी नहीं है। कर हम ही रहे हैं, बट हम बताएंगे नहीं कि हमने किया। दुनिया को पता है कि हमने किया, बट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? हमें अननेसेसरली क्योस में फंसना नहीं है। अपना काम करो, आगे बढ़ो। बिकॉज वी नो वी आर व्हाट वी आर डूइंग इज गुड इनफ फॉर ह्यूमैनिटी। जो हम कर रहे हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है। कॉन्सिक्वेंसेस अटैक के क्या हुए? कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद जो शांति का नैरेटिव जो चल रहा था ना, अब उस पर नुकसान पहुंच गया। पहलगाम जैसे टूरिस्ट हॉटस्पॉट में बहुत तेजी से अब फुटफॉल गिर जाएगा। लोग आने से डरेंगे। और ना ही सिर्फ पहलगाम, जम्मू कश्मीर में। और ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि जब लोग आ रहे थे, लोकलाइट्स के पास पैसा आ रहा था, ट्रेड हो रहा था, कमाई हो रही थी, कमाई का ऑप्शन था। तो ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये लालच नहीं दे पा रहे थे लोकलाइट्स को। क्योंकि आप किसी ना किसी तरीके से तो आप लालच दे सकोगे ना। आप डरा पा नहीं रहे हो, धमका पा नहीं रहे हो, क्योंकि इंडियन आर्मी वहां पर स्ट्रांग बैठी हुई है प्रोटेक्शन के लिए। एक ही चीज से आप सामने वाले का ईमान जो है वो तोड़ सकते हो, पैसा। पैसे से बड़े बड़े लोगों का ईमान टूटता है। और जिसका जो है वो टूट जाता है, वो इंसान ही नहीं फिर। मैं तो मानता ही नहीं। मजबूरियां, पैसे की मजबूरी सबसे बड़ी मजबूरी होती है गाइस। और लोकलाइट्स के पास पैसा नहीं था। टूरिज्म आने के बाद क्या हुआ? पैसा आया। इनने बोला नहीं भाई, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, भाड़ में जाओ, हम तुम्हारे से हाथ नहीं मिलाएंगे। हाथ नहीं मिलाएंगे तो गोली मार दी जाएगी। तो लेके तो आओ बेटा बंदूक गोली मारने के लिए।
जब सपोर्ट होता है ना तभी ये सब चीजें होती हैं। इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कभी उस वे में सोचा है? शायद नहीं सोचा होगा। बैठकर सोचना है, तभी तो आप आने वाले समय के अधिकारी बनोगे गुरु। लोकल इकोनॉमी सीवियरली इफेक्ट होगी, क्योंकि कश्मीर टूरिज्म के ऊपर हैविली डिपेंडेंट थी, और यही तो चाहते थे ये लोग कि टूरिज्म इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है वो पड़े यहाँ के लोकलाइट्स के ऊपर, जिससे कि इनको और फायदा मिले। लोकलाइट्स फिर इन मिलिटेंट्स को सपोर्ट करें। रिलीजियस टारगेटिंग हुई है, इससे दंगे जो है वो बढ़ सकते हैं इंडिया के अंदर। इससे पूरे देश में टेंशन एस्केलेट जो है वो हो सकती है। इंटरनेशनल एंगल तो आ ही गया अब। तो क्या करें हम लोग? सबसे पहले आर्मी, सीआरपीएफ, लोकल पुलिस, इसका कोऑर्डिनेशन और स्ट्रांग होना चाहिए। लोग आपस में लड़े नहीं, इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा हमें। और ये इंश्योर कर सकते हैं सिर्फ समझदार लोग, इन्फ्लुएंसर्स, लीडर्स। बट कई केसेस में चंद पैसों के लिए इन्फ्लुएंसर्स तक बिक जाते हैं, और ऐसी बातें जो है वो कर देते हैं जो बिल्कुल सही नहीं है हमारे देश के लिए, हमारे लिए। स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट करना, आपको लग रहा है कि टारगेट जो है वो किया किया जा रहा है, बट एक्चुअल में बताऊं क्या हुआ इसमें? उनका मेन कोर ऑब्जेक्टिव था इंडिया के अंदर ही लोगों को बढ़वा देना, और वो सक्सेसफुल भी हो रहा है। और इनको सक्सेसफुल बनने से रोकोगे आप लोग, समझदार लोग। आम आदमी को चीजें समझ में नहीं आती हैं। आम आदमी जिसने जो बोल दिया, अरे हाँ 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 हाँ, मुंडी हिलाता रहता है। समझोगे आप पीछे के ऑब्जेक्टिव्स लोगों के। और आप लोग को ज्यादा नहीं समझाना है किसी को अभी, है ना, एट प्रेजेंट। तो आप फिर फालतू प्रॉब्लम्स में पड़ जाओ। आप लोग ये सब चीजों का जिक्र किसी के सामने मत करना। मेंस के आंसर में करना, प्रीलिम्स में करना। जब आप ऑफिसर बनोगे तब आप उस ड्यूटी को जो है फॉलो करोगे। अभी के लिए दिमाग में जो है वो रखिए, अपनी सोच पर फोकस करिए, बस दैट्स इट। फालतू लोगों को आज की डेट में समझाने जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, खुद उल्टे गिरोगे। अब हमें टूरिज्म कॉन्फिडेंस को रिवाइव करना है, वहां पर टूरिस्ट को दोबारा से अट्रैक्ट करना है, ये अब हम लोग को करना पड़ेगा। इंडिया को अपने नैरेटिव्स ग्लोबल फोरम्स जैसे कि यूनाइटेड नेशन, G20 में स्ट्रांग बनाने होंगे अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो टेररिज्म गाइस एक सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। समझे आप? तो जो चीज मैंने बोली है लिखने के लिए, वो आप लिखिएगा। लोकेशन वगैरह थोड़ी सी, अनंतनाग थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा। टीआरएफ ग्रुप जो है वो ध्यान में रखिए। टीआरएफ ग्रुप जो है वो किस ग्रुप का एफिलिएट है? कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। टीआरएफ ग्रुप जो है जिसने ये अटैक का जिम्मा लिया है, वो किस ग्रुप का एफिलिएट ग्रुप है? कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है आपका, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है। सुपर इंपॉर्टेंट अगेन, स्कोरिंग टॉपिक, और ये आ सकता है एग्जामिनेशन में। 2007 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आपको पता है कि दुनिया भर में डिसेंट्रलाइज क्रेडिट सिस्टम का ट्रेंड बढ़ गया। क्या है ये डिसेंट्रलाइज क्रेडिट? डिसेंट्रलाइजेशन सभी समझते हैं ना, विकेंद्रीकरण जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। क्या होता है सिंपल शब्दों में डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन? कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ एक लाइन। डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करो ग्राउंड लेवल तक। अब क्रेडिट सिस्टम मतलब ग्राउंड लेवल तक क्रेडिट सिस्टम पहुंचे। सिर्फ शहरों तक बैंक्स नहीं अवेलेबल रहे, बैंक्स लोगों के गांव गांव तक पहुंच सके, घर घर तक पहुंच सके। कैसे पॉसिबल हुआ ये? माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, आरआरबी से, रीजनल रूरल बैंक से, राइट? यस, इन सब से ये सब चीजें पॉसिबल हुई। तो उसी से जुड़ा ये आर्टिकल है। इंडिया में एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज सेक्टर, जीडीपी का अराउंड 30% कंट्रीब्यूट करता है। ये चीज आप मेंशन करिएगा अपने मेंस में लिखने के लिए, बढ़िया पॉइंट है ये, है ना? बात ध्यान समझना। ये सेक्टर 110 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। ओवर 110 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, ये नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लेकिन इतने बड़े रोल के बावजूद एमएसएमई को टाइमली और एफोर्डेबल क्रेडिट मिलने में अभी भी मेजर चैलेंज है। मुझे नहीं मिला था। मैंने अपना स्टार्टअप में, आपको पता होगा कि मैं 30 लाख रुपए से डूबा था अभी। तो मेरा जो स्टार्टअप फेल हुआ था ना, उसका रीजन ही ये था कि मुझे फॉर्मल सेक्टर से लोन्स ही नहीं मिल पा रहे थे। मैंने बहुत कोशिशें करी, और वो भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर लोन नहीं मिलना, सोचो आप।
वो कहावत है ना, बहुत अच्छी, कि एजुकेशन पर 18% जीएसटी है। आप जो हमारे ये पेड कोर्सेज परचेज करते हो ना, तो उसमें हमें जीएसटी 18% जो है वो देनी पड़ती है, यानी कि आपकी जेब से ही निकलती है वैसे वो। बट अगर आप ज्वेलरीज वगैरह परचेज करोगे तो उसमें कितने परसेंट है जीएसटी? कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। तो ज्वेलरीज पर, ज्वेल्स पर, जेम्स पर और एजुकेशन पर 18%। जेम्स ज्वेलरी अलग अलग कैटेगरी की 3 से 5%। ये क्या है बॉस? चक्कर क्या है भाई? चक्कर क्या है? हाँ, कि एजुकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। यही तो सरकार फिर सीधे सीधे बता रही है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर आपने इतना बर्डन क्रिएट कर दिया, उनको आप लोन्स प्रोवाइड नहीं करा रहे। मुझे तो बैंक वालों ने खुद कहा था कि सर हम एजुकेशन सेक्टर से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको करवाते ही नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई? वो तो सर वो बैंक की पॉलिसी है। सोचो भाई, ये तो स्थिति है। अभी का ट्रेंड सीखो। 80% एमएसएमई अभी भी इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज पर डिपेंडेंट है, जैसे कि लोकल मनी लेंडर। मैंने आपको बताया था शायद बीच में, मैंने 5 लाख रुपए लोन लिया था। एक महीने में 5,50,000 वापस किया है, 10% महीने का इंटरेस्ट। सोच रहा हूं, महीने का 10% इंटरेस्ट, जो साल का बैंक से इजिली मिल जाता। और बैंक से भी लिया है मैंने, बट मुझे 28% इंटरेस्ट पर बैंक से लोन मिला था, एनबीएफसी। तो अरे बहुत परेशान हो गया था यार मैं। तो जहां इंटरेस्ट रेट यहाँ पे, तो आप जो है वो मनी लेंडर्स की अगर बात करें अपन, तो मनी लेंडर्स मतलब बहुत यार बहुत, महीने के 10-10% ये इनफॉर्मल क्रेडिट से जो है वो लोन मिल जाता है यार। बहुत बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत एक्सपेंसिव। फॉर्मल क्रेडिट लोन लेने में दिक्कत होती है, कुछ चीज गिरवी रखवानी पड़ती है। मुझसे बैंक ने कहा था कि आप आपके पास कोई चीज है गिरवी रख दो। मैंने कहा भाई मेरा स्टार्टअप है, मेरे मुझे कमाने का मौका दोगे तब तो गिरवी रखूंगा मैं। हाँ, तो नहीं आप अपनी गाड़ी गिरवी रखवा दो, चलो ठीक है भाई, गाड़ी भी गिरवी रखवाई। तब उससे कुछ पैसे जो है बट ज्यादा थोड़ा ना मिलते यार। अपने पास ऐसी कोई लग्जरी गाड़ी थोड़ा ना है अभी। बट हाँ, आगे चल के आप लोग गिफ्ट कर दोगे तो हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। कोई वीक और नहीं, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी थी, बट फिर भी मैं एजुकेशन सेक्टर से, तो इन लोगों ने मुझे दिया नहीं था लोन। जनरली क्या होता है कि जब एमएसएमई जो होती है उसको लोन लेने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि एक तो स्टार्टअप है भाई, कोई कोई चीज नहीं गिरवी रखने के लिए, क्रेडिट हिस्ट्री है नहीं, अभी तो स्टार्टअप इसलिए तो खोल के बैठा हुआ है। तो सरकार जब बोलती है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं स्टार्टअप को, तो वो गलत है भाई, वो सिर्फ ऑन पेपर है। सपोर्ट बहुत जुगाड़ तुगाड़ से जो है वो होता है, क्या ही बताएं। मुझे मिला था ना, एक बोल रहा था कि सर आपका जो है वो इस स्कीम के थ्रू हम लोन आपका करवा देंगे, बट उस पर हमें 2 लाख रुपए चाहिए। अबे तू 10 लाख रुपए का लोन करा रहा है, 2 लाख रुपए तू ही ले लेगा। और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा खासा था, 7, 8, 8, 10% था उसमें। तो मैंने कहा भाई तुम, मेरा तो काम ही नहीं होगा। तो नहीं करा। उसने बोला कि आप करवाना चाहो 2 लाख रुपए दो हमें, हम करेंगे, सब चीज आपकी करवाएंगे। तो ऐसे तो दल्ले बैठे हुए हैं इन लोगों के, क्या बोले अब सुनना, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है। फिनटेक कंपनीज एआई मशीन लर्निंग का उपयोग करके एमएसएमई का क्रेडिट असेसमेंट फास्टर और इजियर बना रही हैं, कि जिससे कि एमएसएमई को इजीली लोन मिल सके। एग्जांपल, जीएसटी फाइल कर रहे हो आप, इलेक्ट्रिसिटी के बिल के पेमेंट्स दे रहे हो, इवन सोशल मीडिया पर आपकी एक्टिविटी क्या है उसको एनालाइज करते हुए लोन्स का अप्रूवल किया जा रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एनपीए से बचना है। जेन्युइन लोगों को लोन दोगे तो रिटर्न मिलेगा। अब भाई मैंने बैंक से जो है वो लोन लिया, तो मैंने पैसा नहीं खाया भाई बैंक का, मैं बैंक को पैसे लौटा रहा हूँ जैसे जैसे करके। फिर नेक्स्ट, गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव है, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर एमएसएमई, कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड कराने के लिए। वो सब जुगाड़ तुगाड़ वाला काम है भाई, वो नहीं मिलता अभी भी, दैट इज द इशू। इसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग जो है वो होनी चाहिए। और ये ऑब्वियसली, इसमें अगर आप इसका टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तभी जो है वो चीजें स्मूथ हो सकती हैं, तभी चीजें बेटर हो सकती है, वरना तो भाई बहुत दिक्कतें हैं। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एमएसएमई को फॉर्मल इकोनॉमी में लाना और सपोर्ट करना, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है। ये चाहो तो ये प्रोग्राम्स के नाम जो है वो लिख सकते हो, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल वगैरह, सब में मैंने किया था भाई, हर जगह डाली थी मैंने एप्लीकेशन। तो क्या समझ में आपको, रियलिटी क्या समझ में? रियलिटी ये है कि जो लोग डेस्क पर बैठे हैं आज भी वो करप्शन कर रहे हैं। उसको कैसे रोक सकते हो आप? टेक्नोलॉजी के थ्रू रोक सकते हो आप, कि असेसमेंट जो हो वो टेक्नोलॉजी खुद असेसमेंट करे, और अप्रूवल अगर सामने वाले का आ गया, आप अगर फॉर एग्जांपल मैंने एप्लीकेशन डाली है और मेरा अप्रूवल आ गया, तो मेरी ईमेल पर भी आना चाहिए कि अप्रूवल जो है वो हो गया है। और अगर उसके बाद
कोई बैंकर बैठा हुआ व्यक्ति, कोई भी यानी कि एजेंट जो है, वो अगर उसको अप्रूव ना करे, तो उस व्यक्ति की आईडी में उसको जो है वो मेंशन करना पड़ेगा कि उसने अप्रूव क्यों नहीं किया। क्या मेरी तरफ से मैंने मना कर दिया था क्या? जो भी उसको अप्रूव करे और उसकी एक कॉपी मेरे पास भी ईमेल में आए। कितना इजी हो जाएगा काम, ट्रांसपेरेंट रहेगा, मुझे पता रहेगा अच्छा इसने इसलिए अप्रूव नहीं किया, तो मैं उसकी शिकायत कर दूंगा कि नहीं गलत बोल रहा है ये। तो ऐसे में लोग डरेंगे, और जब लोग डरेंगे तो वो सिर्फ वो काम करेंगे जिसकी उन्हें सैलरी मिल रही है। बहुत भूख है भाई लोगों में, अरे भूख करो यार, बट लीगल सोर्सेज के थ्रू कमाओ। आपको बता दूं एमएसएमई में कितनी पावर है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार आता रहता है। इतनी पावर है कि आप हर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो ना, तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 जॉब्स जनरेट होती हैं एमएसएमई सेक्टर में। प्लेटफॉर्म जैसे कि यूपीआई ने ट्रांजैक्शन को सुपर इजी बनाया, बट एक सबसे बड़ी समस्या यूपीआई के साथ नेटवर्क की। नेटवर्क फेल हो जाता है कभी, बैंक बैंक सर्वर इज डाउन। तो भाई अपने पास पैसे तो जरूर रखा करो, कैश नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाती है कई बार। एक बार हुई थी मेरी रात में 1 बजे, एक मुझे कैब वाले ने जो है वो छोड़ा, एक फ्रेंड गया। तो अब मेरे पास पैसे नहीं, अब फ्रेंड से मांग भी नहीं सकता यार, मैं अच्छा नहीं लगता, मैं मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से मांगना ऐसे उधारी टाइप। मैंने वो कैब वाले से बोला, मैंने भैया यार इसका तो सर्वर डाउन है, चल नहीं रहा। उसने इतना सड़ा मुंह बनाया, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे मुंह बना के देखा मुझे। ठीक है भैया, वो तो करते हैं लोग बाग, खाना चाहोगे तो पैसे खा जाओगे हमारे, ऊपर वाला तो देख ही रहा। अरे मैंने कहा भाई इतनी बड़ी लाइन मत दे, हाथ जोड़ के उसको बोला मैंने कहा मेरा जैसी होता है पहली फुर्सत में आपको करके फोन लगा दूंगा, दे दो मुझे नंबर आपका। नहीं नहीं भैया ठीक है यार, आपको नहीं देना हो तो बात वो इमोशनल करने लगा भाई मुझे। तो मैंने उसका, हालांकि उसको मनाया, उसको बोला कि मैंने कहा भाई बाद में दूंगा। उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि जब भी अपनी जेब में 100 200 300 रुपए रखूंगा मैं अलग से भाई, कि जिससे कि बेइज्जती ना हो भाई इस तरीके की। खतरनाक बेइज्जती करते हैं भाई कभी कभी लोग। तो कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लॉन्च करी थी, सुना होगा शायद आप लोगों ने। इसमें बेसिकली कई केसेस में जो 10,000 रुपए तक का लोन किसी को चाहिए तो वो प्रोवाइड करा देना, है ना। स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह के लिए स्कीम्स जो है वो लाई गई थी, ऐसी काफी सारी स्कीम्स आई थी, आपने सुने होगी, है ना। बट अभी भी बहुत इशू है भाई इन सब चीजों में, अभी भी आज की डेट में भी बहुत बड़ा पंगा हम लोग को देखने को मिलता है। ये वो यही है कि स्ट्रीट वेंडर्स हुए, आर्टिस्ट हुए, उनके पास कोई जमीन थोड़ी ना है, कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना है जिससे कि वो उसके पेपर रखवा के लोन ले लो उसके एवेज में। उत्तर प्रदेश बिहार जैसे एरिया में छोटे छोटे ट्रेडर्स जो है वो लोकल मनी लेंडर से लोन लेते हैं। इवन शहर में भी लोगों को लेना पड़ता है लोकल लोगों से लोन। और वो बड़ा रिस्की होता है यार, क्योंकि बैंक से एक बार लोन ले लो आप, तो आप लीगली जो है वो बच सकते हो, या बचो। लीगली बचना क्या है मतलब, ये चीज होती है ना कि भाई जो बाहर से अगर किसी से लोन ले लिया तो अब जहां जो है वो खड़े हो जाओगे जाके, और भाई पैसा कब तक देगा। और फिर वो बेइज्जती रहती है ना यार, कोई एकदम चार चार लोग एकदम आकर आपसे एकदम पैसा जो है वसूली टाइप की मांगने लगे, तो कैसे गंदा सा लगेगा, फील होगा कि अरे यार अपन ने क्या कर दिया ये, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। सो दिस इज द पॉइंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब एक और इशू है, एमएसएमई के पास रिलायबल इंटरनेट एक्सेस नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं होती, डिजिटल डिवाइड भी एक बड़ा चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है ना। अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, लगातार बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, 2022 में पता है आपको मोबीविक डेटा लीक हुआ था। डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स के रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है कि अब एग्जांपल मुझे लोन चाहिए, मैंने एप्लीकेशन रेज करी, अब किसी फ्रॉड के पास वो एप्लीकेशन आ जाएगी ना, मेरे साथ होता है ये, काफी बार होता है। मेरे पास फोन आता था, सर हमें पता है कि आपको लोन की जो है रिक्वायरमेंट है, आपका अप्रूव हो जाएगा सर, 8 लाख रुपए तक का लोन तुरंत अप्रूव, 24 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में। भाई क्या बात कर रहा है यार, जी जी सर 24 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में। देन व्हाट इज हैपनिंग। और गाइज मैं ये सब चीज आपको बताता हूँ, दैट इज केस स्टडी फॉर यू, कि ये मार्केट में चल रहा है, इन्हीं फ्रॉड्स को तो रोकना है आपको। सुनना मेरी बात। अब उस व्यक्ति ने जो वो किस चीज की डिमांड करी, उस व्यक्ति ने जो डिमांड करी कि सर अब आपको कुछ नहीं करना, आपका लोन बिल्कुल फाइनल स्टेज पे जो आ गया, आपको एक टोकन अमाउंट 21,000 रुपए का जमा करना है। अबे गुरु, पैसा मुझे चाहिए, तुम उल्टा मुझसे पैसे मांग रहे हो। बट यहाँ पे बताओ क्या होता है, काफी सारे लोग बेचारे उस 8 लाख रुपए की लालच में वो 21,000 दे देते हैं। एक बार 21,000 दिया, अरे सर आपके सिबिल में ये स्कोर में दिक्कत है, शिट सर, सर बस 15,000 रुपए इसमें जो है वो लगने ही पड़ेंगे, इससे अपन पीछे नहीं हट सकते। तो बेचारा सोचता है कि यार 8 लाख आ रहे हैं, और प्यार से इतनी बात करेगा सामने वाले व्यक्ति की पैसा निकालता ही जाएगा। लोग 1 1 लाख रुपए तक दे चुके हैं कहीं से उधार मांग मांग के इसमें, कि उनको 8 लाख रुपए लोन मिल जाए।
हुआ क्या, फ्रॉडस्टर ने 1-1 लाख रुपए उनसे खा गए। बहुत चल रहा है भाई ये सब, बहुत। तो आप लोग या आपके आसपास अगर कोई इस प्रकार की घटना हो रही, कोई आपको बताए, तो तुरंत उसको बोलना कि लालच में मत पड़ो, उलझ जाओगे। और लालच सबसे खतरनाक चीज होती है गाइस, इसमें नुकसान ही होता है, याद रखना। तो हम क्या करें, तो बैंक और फिनटेक के बीच में कोलैबोरेशन करवाएं, ये चीज याद रखना। आज की डेट में फिनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जो एप्लीकेशन बन रही है ना, ये सब एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो बैंक अगर एआई के इस्तेमाल से, फिनटेक के इस्तेमाल से आकलन आसानी से कर सकती है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो जब लोन लेगा तो वो सही जगह यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फेज वाइज लोन दो उसको, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दो कि हाँ भाई चल ठीक है, तुझे अपनी दुकान खोलनी है, लाओ दो भाई बिल, तुम जाओ ट्रेडर के पास जाओ, ट्रेडर का बिल दो, हम डायरेक्ट ट्रेडर को पे करेंगे। ऐसे भी लोन्स होते हैं, पता है आपको, ऐसे भी लोन्स होते हैं, बट इसके बारे में लोगों को आइडिया ही नहीं है। क्योंकि लोग डायरेक्ट मैनेजर से बात नहीं करते, इधर उधर छुट भैया लोगों से जो है बात कर लेते हैं, जो गलत एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट, भारत नेट जैसे प्रोजेक्ट रूरल एरियाज तक, और ये भारत नेट प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है गाइस, रूरल एरियाज तक इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो एक्सपेंड करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। आरबीआई का डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस 2022 एक स्टेप है ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग का। कि आरबीआई, ये जो मैंने मार्क किया है ना, ये चीज जो है आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। ये मेंस में आप उपयोग कर सकते हैं, प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं। और सरकारी स्कीम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि ये जो इश्यूज आज की डेट में जो है वो चल रहे हैं एमएसएमई के, स्पेशली क्रेडिट के, कि उनको क्रेडिट लोन जो है वो नहीं मिल पा रहा है, वो इश्यूज है वो रिजॉल्व हो पाएंगे। राइट। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा पूरी क्लैरिटी के साथ। अब जो ये टॉपिक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगेन एआई के टॉपिक की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, और ये किस पर्पस के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए। आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कि मौसम की जानकारी रखना एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपदा से बचने के लिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। आइए इसी चीज को हम समझेंगे। तो इंडिया ने गाइस रिसेंटली 2000 करोड़ का मिशन, मिशन मौसम लॉन्च किया है, लिख लो, मिशन मौसम। 2000 करोड़ रुपए का मिशन है 2 सालों के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखेंगे आप। इसका मेन एम क्या है, भारत में वेदर फोरकास्टिंग को रेवोल्यूशनाइज करना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करना। तो एआई और एमएल के माध्यम से बेसिकली इंडिया के अंदर जैसे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हीट वेव्स की, टोरेंशियल रेनफॉल की, फ्लड्स की, तो इसको पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों लाइन अच्छे से लिखिए नोट्स में। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी दिल्ली, ठीक है, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी दिल्ली की टीम्स ने जो है उसको डेवलप किया है। ये चीज ध्यान में रख लेना, ये प्रीलिम्स में आ सकती है। ये मॉडल एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे कि फ्लैश फ्लड, साइक्लोन्स, हीट वेव्स को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। जो ट्रेडिशनल मॉडल्स जो थे ना, वो स्टैटिक इक्वेशंस पर बेस्ड थे, पर एआई सिस्टम डेटा के डायनेमिक्स को जो है वो देखते हुए लर्न करता है। इसी तो उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। वो खुद भी खुद ब खुद अपने डेटा से सीखने लगता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ट्रेडिशनल मॉडल्स से काफी बेहतर है ये। बस इतनी चीज याद रखो, इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। आईआईटी दिल्ली का मशीन लर्निंग मॉडल की अगर हम बात करें, तो इसने 2002 से लेकर 2022 के मॉनसून का 61.9% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन किया था, जो ट्रेडिशनल फिजिक्स मॉडल से काफी बेहतर था। एआई मॉडल्स रियल टाइम में फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं गाइस, और इसका खर्चा भी जो है वो एक्यूरेट फोरकास्ट को प्रेडिक्ट करने में काफी कम निकलता है। इसका फायदा होता है इमीडिएट वार्निंग्स के लिए, और डिजास्टर से बेसिकली बचने के लिए, है ना। तो ये बेटर प्रेडिक्शन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल जो है वो रहते हैं। बस इसके अंदर और कुछ नहीं है गाइस। आज भी डेटा की कमी है हालांकि, सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि ये पूरी चीज चलेंगी डेटा ही के ऊपर। अच्छा, एआई मॉडल का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं होता, पता है आपको। ये कैसा डिसीजन निकालता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसको अपन ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। ये लिख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम होती क्या है। देखो ये, इस टॉपिक के अंदर से भले ही शायद आपसे ये मिशन मौसम का क्वेश्चन ना पूछे, ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन पूछ लेता, पता क्या होगा, अधिकतर लोग ब्लैक बॉक्स का नाम सुनते सही थी उनको एरोप्लेन
याद आ जाएगा कि अरे एरोप्लेन के अंदर भी तो ब्लैक बॉक्स रहता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, हाँ हाँ यही सही है। नहीं, ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम इज डिफरेंट थिंग। क्या है ये कि ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम एआई मॉडल की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, क्योंकि एआई डेटा के ऊपर आधारित होता है। अगर आप एआई को रॉन्ग डेटा दे दो, गलत डेटा उसमें फीड कर दो, है ना, उसके सिस्टम में, तो वो आपको ऑब्वियसली गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। अगर उसके सिस्टम में है 2 × 2 = 5, तो कोई भी जब उससे पूछेगा 2/2 कितना है भैया बताओ, तो बोलेगा 5। इसलिए आप चैट जीपीटी वगैरह इन सब चीजों का यूज करते हो ना, यहाँ पर लिखा रहता है उसके आखिरी में, कभी ध्यान से पढ़ा हो तो, किसकी डेटा एक्यूरेट जो है वो नहीं रहते, कृपया ध्यान से, जो फीड करता है वो वही उसको बस बताता है। तो ट्रांसपेरेंसी की कमी, दैट इज अ ब्लैक ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम इन एआई। ठीक है, अब इसमें कई बार पावर, कंप्यूटेशनल पावर तो लगती है, क्योंकि एआई का आप इस्तेमाल करोगे तो एनर्जी तो लगेगी लगेगी, तो ये चैलेंज सबसे बड़ा इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। तो हाइब्रिड इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, कि आप मेट्रोलॉजी और एआई एक्सपर्टीज को कंबाइन करने वाले सेंटर्स बनाए। डॉपलर रडार्स, सैटेलाइट्स, ग्राउंड सेंसर्स, इनको इंटीग्रेट करके बेटर डेटा सेट जो है वो क्रिएट करें, जो एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड कराए। मेट्रोलॉजिस्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के बारे में ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया का डाइवर्स क्लाइमेट जोन के हिसाब से कस्टमाइज्ड एआई मॉडल डेवलप करना चाहिए। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बस ये वाला टॉपिक था। बाकी एयर क्वालिटी वाले टॉपिक को तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, आपको पता है कि बड़ी बुरी स्थिति है। एक रीसेंट 4 साल की स्टडी हुई थी रेस्पायर लिविंग साइंस के अकॉर्डिंग, लिखने की जरूरत नहीं है। 2021 से 2024 के बीच में इंडिया की 11 बड़ी सिटीज में डेंजरसली हाई पार्टिकुलेट पोल्यूशन लेवल रिकॉर्ड हुआ है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे यहाँ पार्टिकुलेट मैटर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, 2.5 वाले, और बहुत हाई है। दिल्ली, पटना, लखनऊ ऐसी सिटीज में हर साल पार्टिकुलेट मैटर 10 की परमिसिबल लिमिट को क्रॉस किया जा रहा है। तो हम जानते ही हैं इसके बारे में यार, इतना पोल्यूशन जो है वो हो ही गया, क्या हमें, मुझे आपको पार्टिकुलेट मैटर 10 पढ़ाने की जरूरत है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पढ़ाने की जरूरत है? नहीं ना। अभी कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से 15 दिन पहले ही हमने ऐसे टॉपिक को डिस्कस किया था। यस, बट फिर से क्यों कर रहे हैं? आपके रिवीजन के लिए बॉस, ध्यान सुनना। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद ऐसी कंपैरेटिवली क्लीन सिटीज भी नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पा रही हैं। इसको, इन सिटीज को हम कंपैरेटिवली क्लीन बोलते हैं, क्योंकि ये स्वच्छता पर ध्यान दे रही हैं, पोल्यूशन पर ध्यान दे रही हैं, एनवायरमेंट पर ध्यान दे रही है, बावजूद उसके नेशनल एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पा रही। सरकार के इनिशिएटिव्स के बावजूद भी कोई भी लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन में 2024 में पार्टिकुलेट मैटर 10 लेवल के बहुत ऊपर रिकॉर्ड हुआ, जो सेफ लिमिट से 5 गुना ज्यादा था। सोचिए आप, सेफ लिमिट से 5 गुना ज्यादा रिकॉर्ड जो है वो आप कर रहे हो दिल्ली के आनंद विहार में। बहुत फेमस है, नाम सुना होगा आपने। पार्टिकुलेट मैटर 10 क्या है? साइज इसका 10 माइक्रोन्स या उससे छोटा होता है। लिख लेना भाई, जिसको नहीं पता, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है, ये वाली डेफिनेशन आप ध्यान में रखिएगा। उसका साइज का डायमीटर जो होता है वो 10 माइक्रोन से या उससे कम होता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 सेम, उसका वो और डेंजरस होता है कि बॉडी के अंदर वो इजिली चला जाता है, इसलिए पार्टिकुलेट टू मैटर 2.5 को सबसे डेंजरस माना जाता है। ये पार्टिकुलेट मैटर 10 भी इजिली लंग्स में जा सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। डस्ट में होता है ये, व्हीकल से धुआं निकलता है उसमें होता है ये, इंडस्ट्री से धुआं निकलता है उसमें होता है। ठीक है, बस इतनी चीज जो है वो ध्यान में रखिए आप, बाकी और कुछ नहीं। ये चाहो तो ये आप लिख सकते हो कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स क्या है, ये पूरे लिख लेना, जिसको सेट किया है सीपीसीबी के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज प्रीलिम्स में कई बार जो है पूछ लेते हैं कि इसकी लिमिट जो है वो क्या है। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या होती है पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं भाई। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, पता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है इन सब चीजों से। बच्चों के लंग्स में अगर चला जाएगा तो उनको बहुत बुरी तरह से डैमेज करेगा उनके लंग्स को। इवन विजिबिलिटी रिड्यूस होती है भाई, धुएं में आप थोड़ा ना, स्मॉग में आप थोड़ा ना देख पाते हो। ठंड के समय पे जाओ दिल्ली, बट दिल्ली के ड्राइवर भाई, ताली बजानी पड़ेगी उन लोग, ताली बजानी पड़ेगी। मूर्ख होता है, मुझे लगता है दारू वारू पी के चलाते हैं भाई गाड़ी रात में। मैं गुड़गांव से वापस जो है वो जा रहा था रमेश नगर, तो मैंने कैब करी थी, मेरे ख्याल से, नहीं यार गुड़गांव से नहीं था उस समय, मैं ज्ञान सर के घर पे था, और उस समय मेरे ख्याल से
दिल्ली, अभी तो नोएडा में है उनका घर, तो ज्ञान सर के घर पे था मैं, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं आ रही क्योंकि ये बात 2017 की है, 16 या 17 की। भाई साहब मैं गया था उनके यहाँ पे, ठंड का ही टाइम था, रात में 2-1 बजे मैं उनके घर से निकला था। और मैं यहाँ जा रहा था दिल्ली के वाले स्टेशन पे, 7-8-10 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। ठंड का टाइम था। आगे भाई मुझे दिख ही नहीं रहा कुछ, मतलब मुझे गाड़ी के बोनेट के आगे क्या है वो मुझे नहीं दिख रहा। बट वो ड्राइवर 60 की स्पीड में गाड़ी चला रहा। मैं उसको बार बार बोलूंगी, मैंने कहा भैया आराम से आराम से, अरे भैया हमारा तो रोज का काम है। मैंने कहा साले तेरा रोज का काम है, बट मेरे घर वाले चाहते हैं मैं दिल्ली से वापस घर जाऊं। क्या बताएं भाई, आपने कभी एक्सपीरियंस किया ही है? अब सुनो। तो IARC ने आउटडोर एयर पोल्यूशन को कार्सियोजेंट तक डिक्लेयर किया, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। सोचो आप, ये कह रहे हैं कि बाहर आप, और होता यही, आपने कई बार ये वाली चीज सुनी होगी कि दिल्ली में सांस सांस जो नॉर्मल आदमी ले रहा है, अगर आप जाकर दिल्ली में सांस ले रहे हो तो उस सांस लेने का इक्विवेलेंट है कि आप दिन की 10 से 15 सिगरेट पी रहे हो। पता है आपको? जो व्यक्ति सिर्फ दिल्ली में सांस ले रहा है, वो जितनी 10 से 15 सिगरेट आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी उतना नुकसान उसको हो रहा है। गाड़ी से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, कंस्ट्रक्शन की डस्ट, पराली जला दी जाती है पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में, ये सब चीजें जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं पार्टिकुलेट मैटर 10 को। तो क्या करें भाई, स्ट्रिक्ट तरीके से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें। सिटीज को यूनिक पॉल्यूशन प्रोफाइल के हिसाब से एक्शन प्लान्स बनाने होंगे, और हार्ड स्ट्रिक्ट प्लान्स बनाने होंगे। ये जरूरी है। पॉलिसीज अच्छी होंगी तभी अच्छा काम जो है वो हो पाएगा। बस गाइस यही था इसके अंदर टॉपिक, बाकी और कुछ खास टॉपिक इसके अंदर नहीं है। तो आज का लास्ट टॉपिक हम लोग जो है वो कवर करेंगे, जिसमें जो है वो इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन माइलस्टोन की जो है वो बात हो रही है। अच्छा, एक्सियोम मिशन 4, ये भी पहले मैंने आपको जो है वो पढ़ाया हुआ है, बट आइए डिटेल में इसको, मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक जो था ये आपके उसमें आया था, MCQ में आया था, तो अब इन्होंने यहां पर दे दिया। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक चीज समझाता हूँ इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले। इंडिया की स्पेस जर्नी 1960 से स्टार्ट हुई थी, जब इसरो बना था। मुझे एग्जैक्ट डेट बता सकता है कोई ईयर डेट के साथ कि इसरो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? कमेंट बॉक्स पे लिखकर। आज 2025 चल रहा है, 2025 तक हम दुनिया के लीडिंग स्पेस पावर में शामिल हैं। चंद्रयान 3 की सक्सेस, 2024 में भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। पता है आपको? अब आप बोलोगे सर चाइना ने भी तो सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो की है। चाइना का मिशन ई चैंग मिशन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसने जो है वो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो करवाई थी। और हमारा जो है वो चंद्रयान 3 जिस पहला देश बन गया जिसने साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करी। ये रीजन गाइस सबसे ज्यादा वाटर आइस और फ्यूचर में लूनार मिशन के लिए क्रिटिकल माना जाता है। यहाँ पर लाइफ होने की संभावना बहुत ज्यादा बताई जाती है। यहाँ के क्रेटर्स जो है ना, चांद के अंदर वो जो गड्ढे हैं, तो वहां पर कुछ गड्ढे ऐसे भी हैं जो बेसिकली ऐसा, वहां पर पूरी तरह से कंफर्मेशन है कि हाँ भाई यहाँ पर लाइफ होने की कोई ना कोई तो संभावना है। फिर आने वाले समय में हमारा मिशन गगनयान आने वाला है, आपको ऑलरेडी पता है इस मिशन के बारे में। तो ये इंडिया के स्पेस मिशन से रिलेटेड ही टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे। आदित्य L1 मिशन, कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है आदित्य L1 मिशन जो है वो किससे रिलेटेड है? सन को एक्सप्लोर करने से रिलेटेड। तो ऐसे ही एक्सियम 4 मिशन, लिख लो ये। इंडिया के एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये बेसिकली 14 दिन के मिशन पर जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। एक्सियम मिशन 4 पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, 14 दिन का इनका मिशन है, लिख लेना पूरा पॉइंट। यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स, हंगेरी, पोलैंड के अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स या स्पेस ट्रेवलर्स मौजूद होंगे, जो वेरियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे स्पेस के अंदर, किन किन एरियाज पर? लाइफ साइंस, स्पेस एग्रीकल्चर, ह्यूमन एडॉप्शन, पूरी चीज लिखना। अंतरिक्ष कृषि, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, माइक्रोग्रेविटी, माइक्रोग्रेविटी में अलग अलग जीवन विज्ञान, है ना? तो इन सब चीजों पर रिसर्च की जाएगी। ये मिशन किसके बीच का है, बस ये लिख लो। इसरो, नासा, ईएसए, इनका ये मिशन है, जॉइंट मिशन। और ये इंडिया के पहले ह्यूमन एक्सपेरिमेंट स्पेस में है। टार्डिग्रेड्स, बहुत सुंदर दिखता है भाई, ये बहुत सुंदर।
मुझे बहुत प्यारा सा लगता है, टेडी बियर टाइप का। अब हो सकता है कुछ लोगों को सुअर जैसा दिखे ये टार्डीग्रेड्स, बट ठीक है भाई, अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगता है। एक बार इसकी फोटो सर्च करना टार्डीग्रेड की। ये एक ऐसा पता है जीव है जो एक्सट्रीम वेदर में रह सकता है। मतलब इसको भाई स्पेस सूट की जरूरत ही नहीं है स्पेस में रहने के लिए, ये ऐसा जीव है। तो इस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकता है, तो उसको स्टडी करके हम ऐसी शायद दवाई बना सकते हैं जो आने वाले समय में जब टेम्परेचर लेवल बहुत इंक्रीज हो जाएगा तो ह्यूमंस को जो है वो देकर या उसके जेनेटिक्स को चेंज करके जो है वो हेल्प मिल सकती है। तो इसी पर रिसर्च है, ये फ्यूचर, बहुत फ्यूचरिस्टिक रिसर्च है ये। समझे गुरु कि नहीं समझे हो? तो ये चीज है, तो ये लिख लेना। तो ये एक्सियम 4 मिशन, इसमें क्या क्या चीजें हो रही है मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। बस इतनी चीज लिखनी है, बाकी और कुछ लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। सुभांशु जी का जो है वो क्या रोल होगा, तो ये सब आपसे एग्जामिनेशन में पूछेंगे नहीं, हालांकि मैं आपको जो है बता देता हूँ। तो सुभांशु शुक्ला जी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया का जो बढ़ता हुआ रोल है स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी में, उसमें अब टार्डीग्रेड्स के ऊपर इनकी एक्सपेरिमेंट जो है वो होगा। क्रॉप को उगाएंगे ये स्पेस में, है ना। माइक्रोग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो ह्यूमन के मेटाबॉलिज्म में कैसे होता है, तो उसको स्टडी करेंगे ये। बस जो चीज मैंने ऊपर लिखवाई वो बार बार रिपीट हो रही है। ये टार्डीग्रेड्स बड़ा सुंदर है भाई, इसके बारे में जरूर लिखना। ये एक ऐसा एनिमल है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है ये। मैंने आपको बताया बहुत अपनी सर्वाइविंग उसके लिए जाना जाता है यार। मतलब कैसी भी रेडिएशन है उसमें ये सर्वाइव कर लेता है, कैसे भी एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेता है। बहुत प्यारी सी प्रजाति है ये। ठीक है, अब जब इनका मिशन होगा तब ये टॉपिक और डिटेल में आएगा, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जितनी चीज मैंने आपको बताई है होपफुली वो आपने नोट डाउन कर ली होगी। अब ये नैनो सल्फर भी लिख लो भाई। नैनो सल्फर, इसको द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है, नैनो सल्फर को। नैनो सल्फर सल्फर जो है वो बेसिकली मस्टर्ड के प्रोडक्शन को जो है वो बूस्ट कर देगा। मस्टर्ड क्या होता है? सरसों। सरसों की जो खेती है उसमें 30 से 40% का इवाजा होगा। 30 से 40%। और ऑयल कंटेंट जो है वो 28 से 30% जो है वो बढ़ जाएगा। 28 से 30% का इजाफा। नैनो सल्फर सल्फर जो है वो न्यूट्रिएंट लॉस में हेल्प करेगा, क्योंकि नैनो है ना भाई। जितनी रिक्वायरमेंट होगी प्लांट को उतना धीरे धीरे जो है वो देता जाएगा। अरे जैसे आपने वो सुना होगा, नैनो, क्या था वो, हमने डिस्कस किया था ना, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। कुछ याद है? वैसे ही हमने एक नैनो फर्टिलाइजर्स के बारे में जो है डिस्कस किया था, याद हो तो, जो गवर्नमेंट ने जो है वो अपना खुद का क्रिएट जो है वो किया है। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024 आने वाले समय में आपको भी मिलेगा भाई। ये अवार्ड लेने के लिए आपको बहुत काम करने पड़ेंगे। इस अवार्ड को इमेजिन करो कि एक दिन आपको बुलाया जा रहा है और आपको ये अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है गवर्नर के द्वारा या फिर चीफ मिनिस्टर के द्वारा या फिर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। वैसे बहुत मुश्किल होता है ये अथॉरिटीज प्रोवाइड कराएं, आपके सीनियर आपको दे देंगे। तो गम्हारी का ब्लॉक झारखंड, इनको अवार्ड दिया गया है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के थ्रू, और ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वगैरह को अवार्ड जो है प्रोवाइड किया जाता है, आप लोग को इन फ्यूचर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया ये अवार्ड, इस अवार्ड के बारे में आज आप पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि गवर्नमेंट बॉडीज को मोटिवेट किया जाता है कि वो शासन को इंप्रूव करें, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करें, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है फिर इस अवार्ड को देकर। मेरा एक फ्रेंड है, आईएएस ऑफिसर है, उसको ये अवार्ड जो है ऑलरेडी पहले मिल चुका है, ओडिशा कैडर में है वो। नैनो सल्फर के रोल से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ट्राई करना इसका आंसर जो है वो देने की। और ये है भाई हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच ज्वाइन करिए बिल्कुल। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है इन सब एग्जाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए। एक बार जीएस की प्रिपरेशन सॉलिड कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर करंट अफेयर्स के लिए तो मैं बैठा ही हूँ, करंट अफेयर्स जीएस दोनों के लिए हूँ। बट एक बार प्रिपरेशन सब्जेक्ट वाइज जो है वो कंप्लीट करना जरूरी है, तब जाकर क्लैरिटी जो है वो टॉपिक्स की आपको जो है वो मिलेगी। तो चलिए बस साइन ऑफ करता हूँ, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद गाइस, और जय श्री महाकाल।